बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये कवर करेंगे आपके मंथ जनवरी से लेके जून तक, 2022 के जनवरी से लेके जून तक। ये मैंने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। डिफरेंट जो किताबें हैं, वेबसाइट्स हैं और न्यूज़पेपर हैं, उनको देखते हुए ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और जो भी आपके एफपीएससी के वन पेपर हैं या फिर आपका जो पीपीएससी है या जो भी ऐसे पेपर्स हैं जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पेपर हैं, स्पेशली फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ये एमसीक्यूज जो हैं वो तैयार किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। So the first big free trade agreement between UAE and Israel was signed on। जो फर्स्ट बिग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था यूएई के दरमियान और इसराइल के दरमियान, वो कब साइन हुआ था? 31 मई 2022। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसराइल का ये फर्स्ट बिग ट्रेड अकॉर्ड था एक अरब स्टेट के साथ। उसने जो अपने इनके साथ जो स्टैब्लिश की थी टाइज, वो 2020 में की थी एज मैंशनड हियर। और ये जो पैक्ट था ये दुबई में साइन किया गया था। और यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि इसराइल का जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है वो कौन है? वो ओरना बारबियावा है। और इसी तरह जो यूएई का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी है वो अब्दुल्ला बिन तौकल मारी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कौन लोग थे, वो कहाँ पे हुआ था और वो किन दो कंट्रीज के दरमियान था और कौन कौन से काउंटर पार्ट्स में शामिल थे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच सिटीज वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस इवेंट इन 2021। कौन सा ऐसा सिटी था जिसको बेस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है फॉर बिजनेस इवेंट्स इन 2021? तो ये जो सिटी है वो है दुबई। यहाँ पे इसके मुतालिक जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिखी है। अब इसको किसने कहा था कि बेस्ट डेस्टिनेशन है? तो ये इंटरनेशनल कांग्रेस एंड कन्वेंशन एसोसिएशन है। सो दुबई हैज बीन नेम्ड द नंबर 1 डेस्टिनेशन ग्लोबली for association meeting in 2021 by a report of the International Congress and Convention Association। ऐसा हुआ था कि जो IMEX फ्रैंकफर्ट 2022 है इसमें 32 को एग्जिबिटर्स थे जिन्होंने दुबई बिजनेस इवेंट्स को ज्वाइन किया था। और उसके बाद ये कब से कब तक चला था? ये चला था फ्रॉम 31 मई टू 2 जून तक। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेम द कंट्री दैट होस्टेड मेंस हॉकी एशिया कप इन 2022। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो है हॉकी। पाकिस्तान ने 3 दफा इसको जीता है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है। रिसेंटली जिसने मेंस हॉकी एशिया कप जो है वो विन किया है वो है साउथ कोरिया। और किसने होस्ट किया है इसको? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने ये हॉकी कप जो था, एशिया हॉकी कप जो है वो होस्ट किया है। और इसका विनर जो है वो साउथ कोरिया है। और जो रनर अप है जिनको इन्होंने हराया है वो मलेशिया है। और ये कब हुआ था? ये 23 मई को स्टार्ट हुआ था और 1 जून को ख़त्म हुआ था। और इसमें साउथ कोरिया जो है उसने जो 5th टाइटल है वो अपने नाम किया था। तो ये 5वीं दफा साउथ कोरिया जो है वो उसने विन किया है। उसके बाद हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है चाइना के, जैसे कि बहुत सारे जो इकोनॉमीज हैं और ऐसी कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उन सब के जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि करंट प्राइम मिनिस्टर जो चाइना का है वो है ली की क्यांग। और इसकी जो पार्टी है वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी।
और अभी रिसेंटली जो चाइनीज का प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो ये जो सारी मालूमात हैं कंट्रीज के बारे में जो कि मशहूर कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, या फिर जो पॉलिटिकल जो पावर गेम है उसमें हिस्सा ले रही हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ऑब्जर्व्ड ऑन। ये जो सवाल है ये बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है और रिसेंटली जो पीपीएससी के और एफपीएससी के एमसीक्यूज के पेपर हो रहे हैं उसमें 2 या 3 दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी थीम आपको पता हो। जो भी डेज आपके पास होंगे उनकी थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। और जो फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन था वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 29 मई 1948। तो ये इसके मुताबिक ज़रूरी मालूमात थी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है। तो इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टी को इम्पोर्ट करती हैं। इनमें से जो 5 कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरेबिया। और एक और ज़रूरी चीज़ कि 2009 से कौन सी ऐसी कंट्री थी जिनकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो ग्रीव हुई हैं? ये हांगकांग है, जो 90% इनकी इम्पोर्ट जो हैं वो टी इम्पोर्ट्स के लिहाज से बड़ी हैं। पाकिस्तान की है 18.7%, सऊदी अरेबिया 2.9% एंड फ्रांस 0.7%। तो ये जो है ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि टी को इंपोर्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेलिब्रेशन ऑफ क्वींस प्लैटिनम जुबली वाज हेल्ड ऑन। अब जो क्वीन है ये फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क है जिन्होंने प्लैटिनम जुबली जो है वो बनाई है, सेलिब्रेट की है। और ये कब हुई थी? 2 जून से लेके 5 जून तक। ये ना सिर्फ इन्होंने इन लोगों ने अपने कंट्री में सेलिब्रेट की थी बल्कि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है वो भी सब लोग उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था। उसके बाद है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अस्ताना। अब ये अस्ताना जो है वो किसका न्यू नेम है? ये है नूर सुल्तान का। जी, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अस्ताना? जो अस्ताना है वो पुराना नाम है, उसका जो न्यू नेम है वो है नूर सुल्तान। So 20 March 2019 में the capital was renamed from Astana to its current name Nur Sultan in honor of the long ruling Kazakh president Nur Sultan shortly after his resignation. ऐसा हुआ था कि जो कंट्री का प्रेसिडेंट है नूर सुल्तान, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो 20 मार्च 29 को इस कैपिटल अस्ताना को रीनेम कर दिया गया नूर सुल्तान से। और ये जो सजेशन थी ये दी थी नए जो प्रेसिडेंट थे टोक्यव उन्होंने। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे एक जो है आपके पास वो है आईपीसीसी। सो आईपीसीसी स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनके बारे में जो सवाल आ सकते हैं वो ये सवाल आ सकते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था या इसके जो कौन से फाउंडिंग जो पेरेंट्स थे वो ये हैं कि यहाँ पे लिखा है इट वॉज स्टैब्लिश इन 1988 बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम and later endorsed by United Nations General Assembly। और इसके मेंबर स्टेट टिल डेट कितने हैं? 195। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक ये जो जरूरी मालूमात हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस रिसेंटली श्रीलंका में हुआ है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल 2022 को। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं
वो रेनिल विक्रमसिंघ है, और इसकी जो कैपिटल है वो है कोलंबो, और करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों ऐड की है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक पेपर हुआ था पीपीएससी का, उसमें मैंने ये सवाल देखा है, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये वाला सवाल आया हुआ था। ये एक पेपर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का एक पोर्शन था। उसमें ये सवाल पूछा गया था कि श्रीलंका की जो है वो करेंसी क्या है। जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, या कोई आउटब्रेक हुई है, या कोई पैराडेमिक है, या फिर एक वॉर हो रही है, तो उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, उनकी करेंसी क्या है, उनका कैपिटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इसी हवाले से श्रीलंका भी बहुत अहम है। देन हाउ मेनी पाकिस्तान आर करंटली मेंबर्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो रिसेंटली जो देखा गया है वो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के 6 जो हैं वो मेंबर्स हैं। अभी 6 मेंबर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। वो है हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जवेद मियादाद, वसीम अकरम एंड वकार यूनस और जहीर अब्बास। ये 6 मेंबर्स हैं जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं, एंड दे विल बी ज्वाइंड बाय 2 न्यू मेंबर्स each year selected by an independent voting panels। तो 2 साल में जो है each year 2 नए मेंबर जो हैं, each year जो है वो 2 न्यू मेंबर जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे इंडिपेंडेंट वोटिंग पोल के लिहाज से। और जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है, ये क्या चीज़ है, ये रिकग्नाइज करता है अचीवमेंट्स ऑफ लेजेंड्स ऑफ द गेम फ्रॉम क्रिकेट्स लॉन्ग एंड इलिस्ट्रेट हिस्ट्री। तो जिन लोगों ने अचीवमेंट की हैं, जिन लोगों ने कुछ काम किया है इस फील्ड में, ये जो है इसको रिकग्नाइज करता है, और इसको रिकग्नाइज करते हुए इनको हॉल ऑफ फेम में जो है वो ऐड किया है एज मेंबर। उसके बाद है रेस्क्यू 1122 वाज लॉन्च इन सिंध ऑन। अच्छा, ये जो सिंध में पहली दफ़ा ये सर्विस लॉन्च हुई है 31 मई 2022 को, जिसमें रेस्क्यू 1122 ने जो है वो इनको अभी रिसेंटली 50 जो है वो एम्बुलेंसेज जो हैं वो दी हैं, लेकिन वो उसकी तादाद जो है वो बाद में बढ़ा देंगे। और कौन सी चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, वो सैयद मुराद अली शाह है, जिसने इस सर्विस को इनॉग्रेट किया है सिंध में। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो कैप्टन है, उसकी जो कैप्टन है वो कौन है, वो है बिस्मा मारूफ। और उसके बाद आपके पास है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लेबर फोर्स। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि आपके पास बेस्ट लेबर फोर्स कौन सी है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट जो लेबर फोर्स है वो कौन सी है, तो वो है चाइना। लार्जेस्ट लेबर फोर्स है चाइना। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बेस्ट लेबर फोर्स कौन सी है, और या फिर स्किल्ड लेबर फोर्स कौन सी है, तो ये इसका जो जवाब है वो डिफरेंट होता। जैसे अगर आप बात की जाए बेस्ट लेबर फोर्स की, तो स्विट्जरलैंड आता है जिसमें मैनी स्किल्ड जो लेबर वर्कर्स हैं। उसके बाद है कि विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया जो है, इनके पास मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं इन द वर्ल्ड में। अमेरिका में नहीं है, रशिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद रिसेंटली एक बहुत अहम चेंज हुई है तुर्की में। तुर्की का जो नेशनल नेम है उसको तुर्की से चेंज करके यूनाइटेड नेशन ने तुर्किया कर दिया है, और इसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए। और ये इसको ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उन्होंने ये कहा था कि ये जो नाम है ये ज़्यादा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है तुर्की कल्चर को, तो इस वजह से उन्होंने इस नाम को चेंज कर दिया गया है। उसके बाद विच यूएस स्टेट हैज़ पास वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये जो राइट टू रिपेयर है ये पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है अपनी अपनी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश किया हुआ है, जैसे कि यूके है,
लेकिन यूएस स्टेट जो है, जो न्यूयॉर्क है, इन्होंने पहली दफ़ा जो है ये बिल पास किया है जिसमें ये लॉ जो है वो बनाया गया है राइट टू रिपेयर का। इसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात ये हैं कि इसको फेयर रिपेयर एक्ट भी कहा जाता है। और एक्चुअली ये क्या है, दिस इज अ मेजर दैट वुड रिक्वायर ऑल मैन्युफैक्चरर्स हु सेल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विद इन स्टेट बॉर्डर्स to make tools, parts and instructions for repair available to both consumers और independent shops। ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू रिपेयर या फेयर रिपेयर एक्ट के बारे में कौन सी स्टेट है, तो आपने वो फौरन समझ जाना है कि आपसे ये एक ही सवाल पूछा गया है, ये है न्यूयॉर्क। उसके बाद है विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी। तो जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसकी वजह से जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं और स्पेशली जो आपके पास फिनलैंड है और स्वीडन है, उसने अप्लाई किया था कि हम ज्वाइन करें नाटो को, क्योंकि अब उन्हें रशिया पर ट्रस्ट नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ये चाहा कि हम जो है नाटो को ज्वाइन करें। सिमिलरली डेनमार्क ने ये वोट किया कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी को, क्योंकि डेनमार्क जो है वो एक ऐसी यूरोपियन मेंबर है कि जो यूरोपियन कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसके मुतालिक जो है वो ज़रूरी मालूमात हैं। डेनमार्क इज़ द ओनली यूरोपियन मेंबर that is not part of European common security and defense policy, and the Denmark government has succeeded in abolishing an exemption secured in a 1993 or 1993 referendum on the Maastricht Treaty। और उसके बाद ये बताया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, स्वीडन एंड फिनलैंड also placed historic bids to join NATO which will taken up at the upcoming summit। उसके बाद वर्ल्ड बाइसिकल डे है। अच्छा, अब ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि बाइसिकल जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी क्लीन है, और इसके अलावा रिसेंटली जो आपके पास जून का मंथ है उसमें ये ऑब्जर्व की जाती है, तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट डे है बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड बाइसिकल डे। द थीम फॉर द ईयर 2022 फॉर वर्ल्ड बाइसिकल डे इज टू सेलिब्रेट द बाइसिकल्स ओरिजिनलिटी, diversity and endurance being utilized for more than 200 years। आपको पता होना चाहिए इसका डे क्या है और इसकी थीम क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कोई आउटब्रेक हो या फिर जो है कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पैनाडेमिक है या फिर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, तो उसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह जो 11 अप्रैल में ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एक आउटब्रेक हुआ था एक बीमारी का, क्लोरा का, और उसकी वजह से जो है ये कंट्री जो है वो काफ़ी मशहूर है। इसका जो पुराना नाम था वो है नॉर्थर्न रोहोडिसिया, और इसका जो कैपिटल है वो है लुसाका। करेंसी इसकी है खवाचा। तो ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के हवाले से। आपको इनके बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।